जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के इस स्पेशल वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में। ऑलरेडी अगर आपने ऑफिसर लाइक क्वालिटी की पहली सीरीज की पहली वीडियो नहीं देखी है तो मेरा दरखास्त रहेगी कि ऑफिसर लाइक क्वालिटीज की पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो को जरूर देखें। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि टोटल 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, तो आज हम सेकेंड ऑफिसर लाइक क्वालिटी रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बात करेंगे। मैंने सुना है सर कि रीजनिंग एबिलिटी इज मदर ऑफ ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। कहते हैं कि 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटी में से सबसे बब्बर ऑफिसर लाइक क्वालिटी इज रीजनिंग एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। जी हाँ, कहां तक ये बात सच है सर? बिल्कुल सही सुना है आपने जी। रीजनिंग एबिलिटी का बहुत महत्व होता है जी। और किसी भी पर्सन के अंदर जी अगर कारण स्पष्ट नहीं है तो वो काम बहुत प्रभावी कर नहीं पाते हैं। इस क्वालिटी के ऊपर ज़रूर इस वीडियो में बात करेंगे और बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स के साथ इनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि रीजनिंग एबिलिटी होती क्या है। जी। जनरली देखिए, रीजनिंग एबिलिटी जो कह सकते हैं कि इनक्विजिटिव टाइप के लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होती है, उनकी रीजनिंग एबिलिटी हायर होती है ना। जिनके अंदर जिज्ञासा जो जानने की इच्छा रखते हैं। अच्छा। जो सवाल जवाब बहुत करते हैं, ऐसे छोटे बच्चे आपने बहुत देखे होंगे जो बहुत सवाल जवाब करते हैं। अब उनकी रीजनिंग एबिलिटी आगे चल करके खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? उनके पेरेंट्स। क्योंकि कई बार आप देखते होंगे कि पेरेंट्स जो है उनको सिर्फ ये कहते हैं कि ऐसा किया करो, ऐसा करना है तुम्हें, बट उसका कारण नहीं बताते हैं। बच्चा जानना भी चाहता है क्यों, तो मैंने बोल दिया बस इतना करना है, इतना करिए। तो वो जो है उसकी जिज्ञासा को वहां से दबाना शुरू कर दिया, जिसको आकर के फिर आगे रिफॉर्म करने की कोशिश की जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ हद तक। इसको ऐसा समझिए कि जब आप मैथमेटिक्स शुरू करते हैं पढ़ना, तो या कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो उसके जो आंसर्स लिखने के लिए बताए जाते हैं बच्चों को 5th क्लास ऑनवर्ड्स, वो स्टेप बाय स्टेप आपको लिखने के लिए दिए जाते हैं, है ना। कि लेट द बोरोड मनी बी एक्स, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, ये गिवन, लेट, गिवन, देन देयरफॉर, ऐसे करके लास्ट में वो लिखते हैं हेंस दिस, द आंसर इज दिस। तो ये वेरियस स्टेप्स उनको सिखाए जाते हैं। ये क्या है? ये रीजनिंग है। जो आंसर से पहले उस बच्चे को सिखाया गया वो उस बात के लिए रीजंस पुट करने कि भाई ऐसा था तो अगले में ऐसा हुआ, ये कैसे हो गया। तो वो चीज़ें लिखना सिखाई जाती हैं बच्चों को स्कूल के अंदर, जिससे कि वो रीजनिंग ठीक होती है। और टीचर्स भी उसी तरीके से देखते हैं। अगर आप देखे होंगे कि बच्चों को जो है आंसर के अलग नंबर मिलते हैं, स्टेप्स के अलग नंबर मिलते हैं। अगर कहीं आंसर गड़बड़ है और स्टेप्स ठीक हैं तो भी आधा एक नंबर काट करके बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं। वो इसीलिए दिए जाते हैं क्योंकि उसके रीजंस क्लियर थे और वो ठीक करना चाहता था। कैलकुलेशन कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो वो आंसर गलत आया, ठीक है, मान लिया गया। अब आगे चल करके फिर इसका आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है, क्योंकि जब आप किसी रीजनिंग एबिलिटी है क्या कि आप किसी चीज को समझते कैसे हैं और उसके काम के पीछे आपके कारण कैसे क्लियर रहते हैं। देयर आर 2 मेजर फैक्टर्स जो कि इसके ऊपर काम करते हैं। वन इज सिचुएशनल अवेयरनेस। आप किस सिचुएशन में खड़े हैं, पहले तो उसके साथ अवेयर रहिए कि भाई आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। दैट इज क्या है कि अगर आप सिचुएशनल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं तो उसमें आता है कि आप उसकी बारीकियों को पहले नोटिस करते हैं। ग्रास्पिंग द एसेंशियल्स अवेलेबल देयर, है ना। क्या है एसेंशियल्स, क्या है उसके, वो पहले समझ लेना। और फिर दूसरी चीज आती है हैव द सेंस टू थिंक। आपके अंदर वो सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि जी हाँ, क्या कर सकते थे यहाँ पर, या क्या मुझे करना चाहिए, उस पर अपना दिमाग लगाना है। ये है आपकी रीजनिंग एबिलिटी। अच्छा, ठीक। और इसको जो है जब भी आप सिचुएशंस में जाते हैं, या भी आपके पास किसी बात के कारण आपको ढूंढने होते हैं, तो वहां पर 3 चीजें आती हैं सर। वन इज जिसको कहते हैं CED, क्रिटिकल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। अच्छा, ठीक है। हाउ क्रिटिकल द सिचुएशन इज, व्हाट आर द एसेंशियल्स, एंड व्हाट इज द डिजायरेबल रिजल्ट।
ये तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके अगर आप सोचते हैं तो फिर आपकी रीजनिंग बेहतर होती है। ज्यादातर लोग जो है उसके भी चीजों में स्पून फीडिंग में जाते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं। इसमें आपको अपना दिमाग ज्यादा लगाना होता है। अब देखिए, इसको ऐसे समझते हैं, एक छोटी सी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे कहानी शेयर की थी, इसके ऊपर भी मैं एक कहानी बताता हूं कि अगर रीजनिंग एबिलिटी की बात करेंगे हम, तो रीजनिंग एबिलिटी के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति जो मैं देखता हूं, दैट इज सैम मानेकशॉ। हाल में उनकी मूवी भी रिलीज हुई थी, बहुत सारे बच्चों ने देखी है, और मैंने ये बात इसीलिए वहां से जोड़ी है ताकि ये जल्दी कोरिलेट भी कर ले जी। तारीख थी 23 अप्रैल 1971। ठीक है, ठीक है। ये वो तारीख थी जब क्या हुआ कि हमारी जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने सैम मानेकशॉ साहब से कहा कि भाई देखो, ये चिट्ठी आई है बंगाल के मुख्यमंत्री की, और उन्होंने कहा है कि बहुत सारे शरणार्थी यहाँ पर चले आ रहे हैं। फिर सेम सिचुएशन वाज गोइंग इनटू असम आल्सो। तो उन्होंने कहा कि बाकी लोगों की भी सबकी दिक्कत है, कैसे करेंगे, ये जो अंदर लोग आ रहे हैं देश के, ये बर्डन हो जाएगा बाद में, तो इसके लिए यू मस्ट टेक वन एक्शन। तो एक्शन के लिए जब सबका विचार था, हमारे पूरे ब्यूरोक्रेट्स का, हमारी पूरी कैबिनेट का, इवन द प्राइम मिनिस्टर, वो साफ तौर पर ये चाहते थे कि यहां लड़ाई हो जाए। क्योंकि पहला सवाल उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे एज अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं तो इसका मतलब है लड़ाई। ठीक है। तो मिसेस इंदिरा गांधी ने कहा कि ठीक है, लड़ाई है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, आई डोंट केयर, आप लड़ाई के लिए जाइए, एक्शंस अच्छे होने चाहिए। लेकिन वहां पर जो रीजंस उन्होंने ऐड किए, वो उस बात को उस दिन माने नहीं। 23 अप्रैल 1971 को नहीं मानी गई उनकी बात। वो सैम मानेकशॉ ने क्या कारण दिए थे उनको? पहली चीज उन्होंने बताई कि मैम, जिस समय हम ये बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों में जो हिमालय के दर्रे हैं, इनकी बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि चाइना की तरफ से हमें कोई अल्टीमेटम मिल जाए। 1962 मिला ही हुआ था, किया था चाइना ने, वो सबको पता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां बर्फ पिघले, हम इधर जाएं और वो उधर से अल्टीमेटम हमको कुछ और मिल जाए। एक चीज। दूसरी चीज, ये मॉनसून टाइम है। मॉनसून टाइम का मतलब क्या हो गया कि बांग्लादेश में आप देखिए ब्रह्मपुत्र और जो हमारी गंगा नदी है, जिनको हम पद्मा रिवर कहते हैं, तो ये दो बड़ी नदियां, अगर बाकी तो बहुत सारी नदियां हैं वहां पर, प्लस बे ऑफ बंगाल के बहुत पास में है, अगर मान लीजिए बारिश हो गई, मॉनसून का टाइम है, तो हमारे पास सिर्फ सड़क से अप्रोच करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि फील्ड सारे ब्लॉक हो चुके होंगे हमारे, तो दलदल में हम फंस जाएंगे जाकर। तो वो काम नहीं किया जा सकता। तीसरी चीज कि उनका बड़ा अच्छा कारण था कि वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग थे वो पंजाबी या पठान थे, और ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वो थे बंगाली, जो कि थोड़ा कमजोर थे अगर फिजिकली देखें। तो ये कमजोर लोग उनसे लड़ नहीं पाएंगे, और हम जाकर के लड़ना शुरू हो जाएंगे, हम दुश्मनी लेंगे, मगर वो लोग उसको रिटेलिएट नहीं कर पाएंगे। अब समस्या एक आती है कि क्या इसी स्थिति में जाकर के लड़ लिया जाए। वो बैठक बुलाई गई शाम को 4 बजे। रादर सैम मानेकशॉ तैयार थे उस दिन अपना इस्तीफा देने के लिए भी। उन्होंने हंस करके कहा था कि मैम, क्या मैं मेंटल ग्राउंड पर या मेडिकल ग्राउंड पर अपने रेजिग्नेशन दे सकता हूं? तो उन्होंने बड़े हंस के कहा कि आप बैठ जाइए, अपना प्लान बताइए मेरे को, एंड वर्क अकॉर्डिंग टू योर प्लान। जो लड़ाई पूरे लोग चाहते थे कि 23 अप्रैल या एंड ऑफ अप्रैल में स्टार्ट हो जाए, उस लड़ाई को सैम मानेकशॉ अपने रीजंस की वजह से डिफर करके गए और आगे लेकर के गए इसको दिसंबर के महीने में। जीत भी गए, और 13 दिन में 2000 पाकिस्तानी है ना, 13 दिन में उस लड़ाई का रुख बदल दिया। तो जब आपके पास कारण स्पष्ट होते हैं, अब देखिए यहां पर 3 चीजें, CED। क्रिटिकल क्या था? क्रिटिकल ये था कि इतने सारे शरणार्थी जो भारत में आ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए जी।
पहली समस्या कि इतने आ रहे हैं, ये क्रिटिकल है इंडिया में। एसेंशियल क्या है? इनको रोका जाए। रोकने के लिए आ रहे हैं, आने के लिए रोका जाए। रोकने के लिए क्या करना था? लड़ाई। डिजायरेबल क्या है? अगर वो लड़ाई हार जाती तब क्या हो जाता? अब कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा हम बुरी हालत में खड़े हो जाते। तो डिजायरेबल क्या है कि वो लड़ाई जीतनी भी है ना? क्योंकि वहां सैम मानेकशॉ ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी मिसेस इंदिरा गांधी से कि आई विल फाइट एंड आई विल फाइट टू विन। ठीक है, तो वो जो चीजें हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि इफ आई हैव दिस रीजन बिहाइंड मी, तब ये चीजें चलेगी। तो क्रिटिकल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, तीनों को देख करके। क्या बात है सर, ये रीजनिंग एबिलिटी है, ये रीजनिंग एबिलिटी, और इसलिए इसका बहुत महत्व है सेना के अंदर या एसएसबी के अंदर। ऑफिसर्स के अंदर ये क्वालिटी होनी ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। साधारण तौर पर देखें तो आपके पर्सनल इंटरव्यू में भी एक कॉमन सा या व्हाट ऑब्वियस सवाल एक आता है कि व्हाई यू आर लुकिंग फॉर अ करियर इन आर्म फोर्सेस, है ना? सिंस दो यू हैव अ ब्राइट करियर आउटसाइड, यू कैन डू एनीथिंग, बट स्टिल यू आर लुकिंग फॉर आर्म फोर्सेस, व्हाई यू वांट टू बी अ कमीशन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेस। तो वो रीजन ही तो पूछा गया आपसे। अब बच्चों के अंदर प्रॉब्लम क्या है या एस्पिरेंट्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है, ये इसका भी सवाल अपने रीजंस नहीं जानते हैं और ये जाकर के किसी कोचिंग से सुनना चाहते हैं, किसी की किताब से पढ़ करके रट करके जाना चाहते हैं कि इसका भी कोई दूसरा जवाब बताए कि कौन सा बेहतर जवाब होगा, बोलने से कैसे काम चल जाएगा। नो, ये आपके दिमाग से आता है और आपके फीलिंग्स होती हैं। रादर जब आप डिसीजंस लिया करें तो आपके डिसीजंस जो है वो थोड़ा रैशनल थिंकिंग के ऊपर ज़्यादा जाएं, इमोशनल थिंकिंग के ऊपर कम जाएं। ठीक है, तो रैशनल थिंकिंग वाले लोग बेहतर होते हैं लाइफ के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कितने ब्यूटीफुली आपने हमें रीजनिंग एबिलिटी का महत्व समझाया। अभी तक मुझे लगता था रीजनिंग एबिलिटी मतलब ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, अभी तक लगता था रीजनिंग एबिलिटी मतलब स्क्रीनिंग, पर अब मुझे समझ आ गया पूरा फंडा कि क्यों एक अच्छे अधिकारी में रीजनिंग एबिलिटी की ये गुण होने चाहिए और क्यों रीजनिंग एबिलिटी इज नोन एज मदर ऑफ ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एस्पिरेंट्स, मैं हर बार कहता हूं कि एसएसबी की कोचिंग नहीं ली जा सकती, एसएसबी की ट्रेनिंग ली जा सकती और उन लोगों के साथ जिनके पास एक तजुर्बा है, एक नेचुरल एबिलिटी है चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। एस्पिरेंट्स, कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड कैप्टन एसके सिंह सर को आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे ढूंढ सकते हैं। अपने आप में अच्छे एसेसर्स की गिनतियों में जाने जाते हैं। एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर डिप्टी प्रेसिडेंट कर्नल पंकज मेहरोत्रा एंड जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सिंह सर। अगर आपका भी लक्ष्य फौज में अफसर बनने का है तो आज ही एसएसबी इंटरव्यू की ट्रेनिंग के लिए नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।